Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर नजर डालेंगे। साथ ही प्रमुख समाचारों पर हम चर्चा भी करेंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic equity indices extend their losing streak for the third straight session. Sensex sheds over 600 points to close at 636 points below, and Nifty closes at 24,543. Most Asian markets close higher. European indices trade mixed, and global crude oil prices edge up amid rising geopolitical tensions. Brent crude trades at $65.18 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार तीसरे सत्र मंदी में। सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक की गिरावट में रहा। निफ्टी 24,550 के नीचे आ गया। अधिकांश एशियाई बाजारों में बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय बाजारों में रुख मिला जुला रहा और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई बढ़त। ब्रेंट क्रूड $65.18 प्रति बैरल पर था। शुरुआत करते हैं भारतीय शेयर बाजारों से, जहां अधिकांश क्षेत्रों में हुई बिकवाली के दबाव में प्रमुख घरेलू सूचकांक आज लगातार तीसरे सत्र गिरावट में रहे और लगभग 0.7% के नुकसान पर बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 0.8% टूटकर 636 अंकों की गिरावट से 80,738 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.7% की मंदी से 174 अंक गिरकर 24,543 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.5% से अधिक के नुकसान में रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। Benchmark domestic equity indices today ended with losses of around 0.7%, extending their losing streak for the third straight session, weighed down by a sell-off across most sectors. The 30-share index at the BSE Sensex shed 636 points, almost 0.8%, to close at 80,738. The National Stock Exchange Nifty 50 slipped 174 points, 0.7%, to settle at 24,543. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index slid over 0.5%, and the small-cap index closed nearly flat. In the Sensex pack, except Mahindra & Mahindra, which added almost 0.7%, all other companies ended down. In the top laggards, Adani Ports dropped over 2.4%, Bajaj Financial Services lost over 1.7%, and Bajaj Finance slipped almost 1.7%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors edged down. In the top laggards, power shed 1.5%, utilities dipped more than 1.4%, and oil and gas declined over 0.9%. Among the top gainers, realty outperformed with over 1.2% rise, and commodities added 0.17%. The overall market breadth of the BSE was negative as shares of 2,266 companies declined, shares of 1,731 companies advanced, while shares of 147 companies remain unchanged. At the NSE, 60 companies hit their 52-week high, while 25 companies hit their 52-week low. इस बीच निफ्टी बैंक सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले आज 56,161 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। इस सप्ताह आरबीआई द्वारा ब्याज दर में संभावित कटौती से पहले निवेशक आशावादी हो गए और उन्होंने चुनिंदा बैंकों में मजबूत खरीदारी की, जिससे निफ्टी बैंक में ये उछाल आया। हालांकि इस शुरुआती मजबूती के बाद कुछ निवेशकों द्वारा हुई मुनाफा वसूली के चलते प्रमुख बैंकों के स्टॉक्स बिकवाली के दबाव
दबाव में आ गए और कारोबार की समाप्ति पर निफ्टी बैंक सूचकांक 0.5% से अधिक की मंदी से 303 अंक कम होकर 55,600 पर बंद हुआ। आज की गिरावट के बावजूद निफ्टी बैंक सूचकांक अभी भी वर्ष 2025 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है। इस वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक इस सूचकांक में 10% की बढ़त दर्ज हो चुकी है और 52 सप्ताह के अपने न्यूनतम स्तर के मुकाबले ये सूचकांक 15% की बढ़त पर है। डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगे आप? आज हमने जो शेयर बाजार है उसमें 600 अंकों से अधिक की गिरावट देखी है। क्या लगता है आपको इसके प्रमुख कारण क्या रहे? इसको देखते हुए कि जो व्यापक बाजार था उसमें काफी कहें कि तुलनात्मक रूप से बेहतर कारोबार था और स्मॉल कैप तो नियरली फ्लैट रहा। सो ओवरऑल आप बाजार की स्थिति को कैसे देखते हैं? और अगर हम बैंकिंग क्षेत्र पर भी देखें तो उसका भी जिस तरह का जो एक ट्रेंड था कि पहले बढ़ा और फिर मुनाफा वसूली हुई, आपको लगता है मुनाफा वसूली ही मेन फैक्टर है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? बाजार इस समय बहुत ही कॉशियस अप्रोच में है क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डीपन हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, जो एक संभावित ऐसी एक सोच थी कि शायद रशिया और यूक्रेन में युद्ध विराम हो जाएगा, वो अभी नहीं हुआ है, उसमें अनसर्टेनिटीज हैं। और इसके अलावा फिर कुछ और भी डीपन हुई हैं जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से एक आने वाले टाइम में एक ऐसे ही मतलब स्थिति जो है अनसर्टेन हो गई है। और तीसरा जो है जो अनसर्टेनिटीज हैं टैरिफ्स को लेके, ट्रंप टैरिफ्स को लेके अभी भी कुछ भी ऐसा संभावना नहीं बनी है कि इस मुकाम पे जाके ये टैरिफ्स जो है तय होंगे। हर रोज कुछ नई नई स्टेटमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सिनेरियो है वो काफी कंफ्यूज्ड है। भारत के लिए तो काफी अभी हम तो काफी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। बीटीए हमारा जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के साथ अभी जो ट्रंप टैरिफ्स हैं वो भी सेटल नहीं हुए हैं। बातचीत हो रही है, फिर कभी वो नेगेटिव में आ जाती है, कभी पॉजिटिव में आ जाती है, तो एक ये बहुत बड़ी टेंशन है। और दूसरा जो यूएस में जो खास करके इन्फ्लेशन का ट्रैजेक्टरी है, जिसका पूरे इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है, वो अभी भी स्टिकी है। उसमें कुछ ऐसी संभावना नहीं बन रही कि वो काफी मतलब कम हुए जिससे कि फेड अपना डिसीजन ले पाए। और एक और समस्या जो है नई, और एक जो फिस्कल डेफिसिट पहले भी बहुत हाई था, अभी और गहरा रहा है, जो आगे एंटिसिपेशन है कि ये 6% से भी ऊपर चला गया है यूएस का जो ट्रेड फिस्कल डेफिसिट है। तो यूएस बहुत सारी समस्याओं से घिर गया है, ट्रेड डेफिसिट को लेके, फिस्कल डेफिसिट को लेके, स्टिकी इन्फ्लेशन, फेड रेट की रिजिडिटी, और दूसरा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो पूरे विश्व में चल रही है। तो हमारी मार्केट इन सब वजहों से बहुत ही कॉशियस है, लेकिन हमारे बहुत ही पॉजिटिव डेटा हैं। अभी हमने देखा कि जीडीपी हमारा बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, फोर्थ क्वार्टर नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, 7.4% का ग्रोथ रेट आया है, एंड इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। और आने वाले भी वर्षों में जो भी अभी तक आईएमएफ का डेटा है 2030 तक का, उसमें हम फास्टेस्ट हैं। लेकिन जो ग्लोबल टेंशंस हैं, तो इन्होंने मार्केट को एक कॉशियस अप्रोच में डाला है, जबकि हमें संभावना है कि आरबीआई अभी कुछ दिन में एक डिसीजन लेके 25 बेसिस पॉइंट से और कट कर सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट एक बहुत ही ऐसे कोई नेक्स्ट ट्रिगर होगा बाजार के लिए, जो भी पॉलिसी आएगी जी बिल्कुल वो रहेगा। और एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट पे कट हो सकता है, जिससे कि मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकती है और बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। Just coming back to what's the US hedge fund strategy, you spoke about the background in which our economy is at with the US. A trade deal is in the offing, plus the US economy itself appears to be shaken up by its foreign policy and its domestic economics as well. But just coming back to the hedge fund policy in terms of buying into India, today they were the net sellers to the tune of 2,854 crore rupees. The DIIs were the net buyers once again. But the market has been sliding 3 sessions in a row. The Nifty Bank Index has gone up in the expectation that there would be a repo rate cut. How do you make sense of these two
developments in terms of the correction in the market? Will the market pick up again? What is the trigger likely to be in the market right now? Because volatility has actually picked up a little bit. It's 16.56. It's appears to be coming down, then going up, but the volatility is trying to hit 20. Yes, Arjun. The major point now is the dollar movement. Actually, this movement is very, very crucial for the global economy because dollar is now weakening significantly. It's coming under down. 100. Yes, in the yes. dollar under index. 100, exactly at something 98.75. That is the current scenario of dollar, which is significantly below the level of January, February, or last year, October, November. So this weakening is creating so much troubles for the US economy because now the investors are looking at the emerging markets. When the dollar weakens, then the capital flows towards the emerging markets, and India is one of the attractive market in the emerging markets, and we are expecting that this dollar weakness is going to benefit India in the coming times, and our rupee is also becoming stable. But they're buying to treasuries also, are they not? Yes, they are buying, but I would say the forthcoming data, I believe by the weekend, there will be some crucial data in the US, like the unemployment or all these things, that will shape the dollar trajectory in the coming times. If dollar remains weak, then the gold prices and the crude oil prices and the capital flows towards the emerging markets can't be ruled out. आप बात करें डॉलर की तो बता दें कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर होकर 85 रुपए 59 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर में मजबूती और विदेशी फंडों के भारत से बाहर प्रवाह के बीच रुपए में ये गिरावट आई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक आज दिन के कारोबार में 99.05 के करीब था। जैसा आपने कहा कि 110 के करीब पहुंच गया था डॉलर सूचकांक और अब 100 से नीचे आ गया है। एक ये इंडिकेशन है। एक और इंडिकेशन, जैसा अभी अर्जुन कह रहे थे कि जो ट्रेजरीज हैं, वहां के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं यूएस के और जापान दोनों में यील्ड्स बढ़ रही हैं, जो उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं, और कहते हैं कि जब यील्ड्स बढ़ती हैं तो ये एक इंडिकेशन है करंट कंडीशंस में कि लोगों का विश्वास जो है कम हो रहा है, इसलिए उनको यील्ड्स ज्यादा देनी पड़ रही हैं ताकि बॉन्ड्स बिक सकें। तो ये आपको कितनी बड़ी इंडिकेशन लगती है कि भारत की कंपैरेटिवली जो है एक एमर्ज होगी मजबूती और ज्यादा? देखिए, जब यील्ड बढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि लोगों का उस इकोनॉमी से विश्वास कम होता जा रहा है। वो क्यों बढ़ते हैं? बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। इन्फ्लेशन का बढ़ना खतरनाक होता है, और अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यील्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए एक फैक्टर नहीं है। फिस्कल डेफिसिट एक अनदर फैक्टर है जो यूएस के लिए नेगेटिव है, जो यील्ड्स को आगे सपोर्ट करता है। और तीसरा जो है टैरिफ्स के ऊपर लेके जो इन्फ्लेशन को स्टोक कर सकते हैं। जो इन्फ्लेशन, देखो, ये बहुत ही पॉलिसी जो है काउंटर प्रोडक्टिव हुई, जो यूएस ने अनाउंस किया। उसे इन्होंने एक चीज को कम करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए, उन्होंने 5 नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो वर्सनिंग, इन्फ्लेशन इज अगेन बिकमिंग स्टिकी, फेड रेट इज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, and GDP growth is decelerating. All these factors they have created because of only a single problem of the high trade deficit. So yield का बढ़ना, ये सभी फैक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनमें से एक फैक्टर भी हो वही यील्ड को सपोर्ट कर देते थे, लेकिन अभी तो बहुत सारे हो गए। तो आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है यूएस में वो बहुत ही वीक हो गया है और वो बहुत डिसेलरेट हो रहा है। लेकिन अब इन्वेस्टर भी कंफ्यूज्ड है कि उसको इन्वेस्ट कहां पे करना चाहिए। प्रॉब्लम्स अब अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो वहां पे इन सब चीजों को छोड़ के जो दूसरी टेंशंस हैं, एक तो टैरिफ टेंशंस और दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये वहां के लिए थोड़ा सा रोकथाम लगा देती हैं। तो इस समय पे हर एक जगह पे कुछ ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं कि मार्केट्स काफी कंफ्यूज्ड वे में, तभी तो बहुत वॉलेटिलिटी कई बार क्रिएट होती है और कई बार मार्केट्स बहुत ही स्टिकी रिजिड उसमें बिहेव करती हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने अपनी मार्केट को देखा, जो रीबाउंड हमने देखा मई के महीने में, तो वो बहुत ही स्वाभाविक था और जिसकी वजह से हमारी मार्केट एक जगह पे जाके अभी स्टेबल है। ये जो डे टू डे फ्लक्चुएशंस हैं, इनमें मैं कहूंगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है जब मार्केट 25,000 निफ्टी के
आसपास जाती है, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके सेटल होने की कोशिश करती है। तो एक कंसोलिडेशन मोड में हम कह सकते हैं कि 24 से 25 हजार के बीच में मार्केट्स आर इन अ मूड ऑफ कंसोलिडेशन। एंड अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो भी 80,000 के ऊपर टिका हुआ है। 80 के 80 हजार के बीच में सेंसेक्स का जो कंसोलिडेशन है वो अभी हम देख रहे हैं। Very briefly, should the investor now be looking at fundamentals, and what are the first quarter results of corporate India telling us in terms of analysis, in terms of revenue guidance in the future? How should they invest into the market, or do you see the mutual fund route as the only way forward? Arjun, investors should be very, very patient at this juncture. They should not looking at all these fluctuations that taking the advantage of the speculative opportunities. They should remain invested, but with very, very patient mode, because markets have to go up ultimately, because we have strong fundamentals. As I said earlier, that we are the fastest moving economy. Inflation is coming down. Inflation is very much in the comfortable trajectory. Fiscal deficit is in benign conditions. We have achieved our target of 4.8%, and in the coming years we will again address the fiscal deficit scenario. And the corporate results are also good, in a good trajectory. Then we have various expectations of infrastructure development, and we are announcing so many reforms for the infrastructure development, and all these sectors are growing in a good momentum. So India's economy is very, very promising economy at this juncture. We are not saying this. So every international organizations are saying this. IMF is saying this. World Bank is saying this, that India is a resilient economy supported by various reforms undertaken by the government during the last few years. और बस आपने ऑफ कोर्स मेंशन किया था आरबीआई पॉलिसी के बारे में पहले भी डिस्कशन में, लेकिन इन्फ्लेशन जैसे आपने कहा कि 4% के नीचे ही बनी हुई है जो आरबीआई का टारगेट है, और मॉनसून का भी जो फोरकास्ट है वो 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज आया है, जो एक अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है खासकर फूड इन्फ्लेशन के लिए, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी उसमें है, कंट्रोल में है। सो आपको लगता है कि आरबीआई द्वारा जो रेट कट है उसकी संभावना बहुत स्ट्रांग है फ्राइडे को, और ग्रोथ को लेकर भी अच्छी कमेंट्री की आशा की जा सकती है? जी बिल्कुल सोनू जी, जो अभी संभावना है, क्योंकि रेपो रेट काफी ऊपर चला गया था बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, और वो भी स्टिकी रहा काफी देर, 6% 5% उसके, तो अभी एक बहुत बड़ी संभावना बनी है, जो कि इतना जल्द नहीं सोचा था कि इन्फ्लेशन इतना ड्रेस्टिकली 3-3.25 के बीच में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है एक हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर की बात आपने की, मॉनसून की बात की, जब एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो उस टाइम पे रूरल डिमांड बहुत अच्छे से बिहेव करती है, बहुत अच्छे से ग्रो करती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो जब रूरल डिमांड बहुत ही सस्टेन्ड मैनर में रहेगी तो इकोनॉमी को आगे और सपोर्ट मिलेगी, और हमारा जीडीपी जो है इस वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय पे जरूरत है एक लिक्विडिटी क्रिएट करने की, एक मार्केट में और इसको पॉजिटिव सपोर्ट देने की, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। वो आरबीआई जो है, आरबीआई के हाथ में ये सभी, मैं समझूंगा कि डोर है आगे इस चीज को और ऊपर लेके जाने की। आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। अधिकांश एशियाई बाजार आज तेजी में रहे। हांगकांग का हैंगसेंग 1.5% से अधिक बढ़ गया। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहा। जापान के निक्केई सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया का बाजार आज चुनाव के कारण बंद था। प्रमुख यूरोपीय बाजारों पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी और जर्मनी का डैक्स दोनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। वहीं फ्रांस का कैक 0.2% से अधिक के नुकसान पर था। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि अधिकांश एशियाई बाजारों में तेजी है, लेकिन एक जो फिगर आई है चाइना में, S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मई में घटकर 48.3 पे आ गया है, जो कॉन्ट्रैक्शन की इंडिकेशन देता है। यह आपको चिंताजनक लगता है? चीन नंबर 2 इकोनॉमी है, ये सभी जगह पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई है, क्योंकि जो टैरिफ अनाउंस हुए थे जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उस महीने में नहीं हो पाई, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग PMI के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में अभी ऐसी जो, जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी
अभी जैसे हम जून में हैं, तो जुलाई में जाके कुछ 90 डेज का जो पॉज था वो कंप्लीट होगा, उसके बाद जो चीजें हैं क्लियर होंगी कि किस तरीके से हम आगे बढ़त लेते हैं। लेकिन एक इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो हमें एक्सपोर्ट्स में जो एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिली है, हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी अच्छे इस समय पे हैं। Dr. Sharma, a brief take on Japan. Right now, the US dollar to the Japanese yen is 143.34. The short-term interest rate is 0.5%. They have an inflation target of 2%, and Japan relies heavily on import for its food items, and the tariff war has caused problems for them. They have retaliated by selling treasuries of the US government. What is Japan doing right now that's affecting the US economy? Actually, Japan is trying to balance the economy, macroeconomic fundamentals, because they are in trouble since the last many years. The economy is not in that much stable trajectory, but they have potential to, if they are able to manage the macroeconomic fundamental or macroeconomic balances, then they can rejuvenate from the current level and make good performance in the global economy in the coming times. But this tussle with US, I believe we can't say anything right now, but we have to watch the July month for any settlement between the tariffs, Trump tariffs between any country or Japan or China or India. Yeah. Well, let's have a look at the US markets now. US stocks ended in positive territory on Monday as investors remained optimistic over trade talks between the US and its trading partners, despite President Donald Trump's latest announcement to double tariffs on imported steel and aluminium. The Nasdaq Composite closed over 0.6% up. S&P 500 rose 0.4%, and the Dow Jones Industrial Average ended nearly unchanged. India has been a trading partner for the commodity steel and aluminium. Right now, US trade deal talks are open. You mentioned about the baseline tariffs being 10%, and across the board, it's 26%. What is a trade deal right now discussing about, and how is that going to materialize in the form of a free trade agreement so that it benefits our exporters of steel and aluminium? Arjun, we do not know about the nitty-gritties of the trade deal, but broadly, the trade is expected to be favorable for India, because now we are the largest trade partner. US is our largest export destination also. Our 70% of our exports are to US. So at this juncture, both the economies are important for each other, and we are hopeful that they will come at some plausible solution of the Trump tariffs, and that will be beneficial for both the economies. As India is the fastest growing economy and US is the largest economy in the world economic system. So both are important for each other. So आपको लगता है कि अगले 2-3 महीने में जब ये ट्रेड डील्स का कुछ एक कॉन्क्रीट शेप हमें दिखाई देगा, तो उसके बाद हम स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स में? जी बिल्कुल सोनू जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि अभी तो हम ये कहेंगे कि एक जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं खल जगन, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हर रोज एक नई स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से आएगी, कभी यूएस की तरफ से आएगी या कभी चाइना की तरफ से, तो ये सेटलमेंट जाके एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में, अनलेस के ट्रम्प साहब कुछ और पॉज नहीं घोषित करें कि भाई अब आगे और 90 डेज का हम पॉज लेते हैं या कुछ और समय लेते हैं, तो जब तक ये सेटल नहीं होगा, वो पॉज करते रहेंगे, तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि कुछ महीनों के बाद फिर उसी चीज को आगे डिस्कस करना है। बिकॉज विद इन यूएस ऑल्सो बहुत अनसर्टेनिटी है, एक फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में टसल है, फिर वहां के कोर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये टैरिफ्स ठीक नहीं लगे हैं। सो इस तरह की बहुत सारी वहां भी अनसर्टन सिचुएशंस है जो मदर इकोनॉमी मानी जाती है वर्ल्ड की। जी, बस जैसे मैंने बताया पहले कि यूएस ने अपने ट्रेड डेफिसिट को सेटल करने के लिए 5 नई प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वो खुद अपने लिए भी की और पूरे विश्व के लिए की, जिनका सेटल होना बहुत जरूरी है। अगर जुलाई तक ये पॉज खत्म होते कुछ सेटल नहीं होंगी तो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जैसे हमने 2018 में देखा, जब यूएस चाइना में ट्रेड वॉर था, उसका 0.8% का इंपैक्ट आया था पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, जो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास था। जी,
Let's have a look at the crude oil market. Now, crude oil prices edged up today, supported by rising geopolitical tensions as Russia and Ukraine ramped up the war, and Iran was set to reject the US nuclear deal proposal that would be key to easing sanctions on the major oil producer. Brent crude was trading over 0.8% up at $65.18 per barrel. WTI crude was also trading 1% up at $63.15 per barrel. When reports last came in, there's a lot of talk emanating from the US government about US should be the principal supplier of crude oil to countries like India, not rely on Russia. They feel that Russia is benefiting from our purchase of crude oil, and right now the government has also mulling about reduction in the consumer price for petrol and diesel. How is India benefiting from the fluctuation in oil prices, where the sentiment is that the global crude oil prices are likely to fall, and therefore the emerging economies like us who import are likely to transfer that benefit to consumers? Yes, Arjun, because global crude oil prices are actually falling, but because of some dollar fluctuation, like the dollar is weakening, then the prices go up momentarily, like for a few days. But end of the day, I believe the prices will remain in the lower trajectory and decelerating. There is no reason to for prices to go up. So in the coming times, I believe India will be benefited from this deceleration, as we are the net consumers of the crude oil. So that will be beneficial for our stability in inflation and for the consumer prices also. आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर, जहां सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.08% गिरकर 97,930 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी बिना किसी बदलाव के 0.01% बढ़कर 1,01,310 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.32% गिरकर 96,616 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं जुलाई में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.03% गिरकर 1,0980 रुपए प्रति किलो पर था। In more news, India reaffirmed its commitment to inclusive, sustainable and future-ready digital development during the 11th BRICS Communications Ministers meeting held in Brasilia, Brazil. During the meeting held yesterday, Minister of State for Communications, Dr. Pemasani Chandrasekhar, presented India's digital public infrastructure, DPI, as a global benchmark for inclusive and transformative digital governance. He highlighted the pivotal role of flagship initiatives like Aadhaar and the Unified Payments Interface, UPI, in advancing universal and meaningful connectivity. He called upon BRICS nations to deepen collaboration in harnessing digital public infrastructure to drive inclusive growth and build resilient digital economies. During the event, the BRICS nations adopted a final declaration to promote cross-border digital innovation and sustainability. Dr. Sharma, very briefly, how do you see this UPI doing so well and competing with Visa? Yes, Arjun, because digital economy is becoming more and more prominent in the Indian economy, and contribution is increasing each day. And by 2026, the contribution of digital economy will be 20% in GDP, surpassing the manufacturing and the share of agriculture. So this is important. Finally, Electronics and Information Technology Additional Secretary Abhishek Singh today said India's AI strategy is to build homegrown technologies, make AI work for India and build AI applications that are truly responsible, safe and trustworthy. Addressing UNESCO stakeholder consultation on AI readiness assessment methodology in New Delhi, Mr. Singh said that AI technologies should make a difference to the lives of common people and meet the requirements of the person at the last mile. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यही विराम देना होगा। डॉक्टर शर्मा, आप आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices extend their losing streak for the third straight session. Sensex sheds over 600 points. Nifty closes below 24,550. Most Asian markets close higher. European indices trade mixed, and global crude oil prices edge up amid rising geopolitical tensions. Brent crude trades at $65.18 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra.
Market Mantra.